नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी आपके रेलवे से संबंधित एग्जाम पूछे गए हैं। फिर से हम लोग 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाले हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि सही का मिलान करिए। आपको सबसे पहला क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने क्या है, यहाँ पे वाट है। तो वाट का क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सर किलोवाट का क्या होता है, तो किलोवाट का यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। तो ये राइट हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3 का यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देखेंगे कि एक का क्या हुआ, यहाँ पे डी हुआ, सॉरी 4 का डी हुआ। तो 4 का डी सबसे पहले किस में है, कौन सा ऑप्शंस में है। तो आपके सामने नजर आएगा 2 ऑप्शंस जिसमें 4 का डी है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गया। हमें ये कन्फर्म है कि 4 का ही डी ही होगा, ना कि बी सी डी ये होगा। तो यहाँ पे कन्फर्म है कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट। आप लोगों ने 10th लेवल से ही पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने का जो यहाँ पे फॉर्म होता है कि आप किसी एक को पकड़े जो आपको आता हो। जैसे मुझे ये लगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो सबसे पहले 4 का ऑप्शन डी देखा और यहाँ पे देखा कि 4 का ऑप्शन डी किस में है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में है। अब यहाँ पे एक और पकड़ लेते हैं, जैसे कि वाट। वाट का अगर आपको पता होगा कि सर 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या किलो वाट का ही पता होगा। लेकिन किलो वाट का सबको पता रहता है कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है सर। तो 2 का ऑप्शन सी देखेंगे, 2 का ऑप्शन सी। अब ये 2 ऑप्शंस में देखना है, इसमें बी है और इसमें सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका ट्रिक है, जल्दी से जल्दी प्रयास करें कि इस ट्रिक का यूज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर निकालने का, ताकि आप अपने एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वो भी इजी तरीके से। प्रेशर में आप नहीं आ पाएंगे। तो ओम के नियम से अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पे असत्य है। ओम के नियम के अनुसार आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, सॉरी सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो सत्य और असत्य पर भी आपको फोकस करना है। तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ओम के नियम के अनुसार। किसी तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी रॉन्ग है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरे के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। जी हाँ, विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं, जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कोई प्रतिरोध है और डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, समानांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तब। अगला सवाल है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं। यदि दो चालक है और एक ही दिशा में क्या किया जा रहा है, धारा ले जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, चालक अनुनाद में होंगे, या दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, या चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, या चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो एक ही दिशा में जा रहा है और ये आकर्षित करने का प्रयास करेगा, दोनों सटने का प्रयास आपस में करेगा। अगला है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है, क्या है, वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। तो उसको हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। विद्युत को चलाने वाले को हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर होगा। किसी परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है। तो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात जब आपसे पूछा जाएगा तो समान रहता है, याद रखिएगा। क्या रहता है, समान रहता है, याद रखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आरआरबी जेईई में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है कि सर अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, याद रहे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। किसी धातु के तार है मान लीजिए, और इसमें विद्युत का प्रभाव कैसा होगा, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, याद रखिएगा। उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यह भी ऑलरेडी आपसे पूछा गया सवाल है।
अगला है 64 नंबर की, एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपके बिहार दरोगा में भी पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया है। यानी हम कह सकते हैं सवाल जो है आपस में इधर उधर होते रहता है, रेलवे से और बिहार बोर्ड के एग्जाम से। तो सॉरी, बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उससे, और आरआरबी एलपी यहाँ पे टेक्नीशियन जो भी एग्जाम है रेलवे का उनसे। तो एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, स्थिर है तब। लेकिन अगर चल भी रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर स्थिर आवेश है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? प्यारे बच्चों, कांच की छड़ है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कांच की छड़ है और सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, तो रगड़ने से हमको एक प्रकार की स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है, याद याद रखिएगा। और जब इसको आप थोड़ा झाड़ते हैं, किसी भी कंबल है मान लीजिए और वो उसको थोड़ा धूप में डाल दीजिए और उसको झाड़िए, तो उसमें एक चिंगारी सा उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? विद्युत होता है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का यूज हम लोग करते हैं, और ये काफ़ी फेमस भी है, बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि सर एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये शून्य माना जाता है। शून्य क्या माना जाता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है, मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है, वो ओम मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओम मीटर कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? ओम मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, याद रखें। अगला है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा रहता है, एक से अधिक रहता है। एक से अधिक किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक रहता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? चालक की अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए, चालक की अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई अगर बढ़ा दिया जाए, तो प्यारे बच्चों इसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइएगा। तो बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चालक की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। मान लीजिए दो प्रतिरोध है और इसको जो है हम लोग किसमें जोड़े हुए हैं? तुलनात्मक प्रतिरोध में जोड़े हुए हैं, तो इसकी मात्रा क्या होगी? प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए चुना जाता है। पदार्थ में चालन नहीं होगा, पदार्थ में चालन नहीं होगा तो समान विद्युत वाहक बल के तार में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डैश की चालकता अधिकतम होती है, डैश की चालकता अधिकतम होती है आयन की चालकता अधिकतम मानी जाती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या होता है? तो चालक की बनावट पदार्थ की, याद रखिएगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट या पदार्थ की होती है। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होता है? याद रखिएगा निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। क्या होता है? निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, ये याद रखिएगा। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता उसके सतहों के क्षेत्रफल पर बिल्कुल, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर बिल्कुल, दोनों प्लेटों के बीच के मध्य पर और उपरोक्त सभी पर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएंगे जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी शून्य होगी। गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा शून्य होगी, याद रखिएगा। दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है? धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होगी, बिल्कुल करेक्ट है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है अनंत होती है, प्यारे बच्चों। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? फैन रेगुलेटर में हम लोग यूरेका का यूज करते हैं, याद रखिएगा। वैद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? तो दर्दनाक जो है 50 मेगा एम्पियर, याद रखिएगा, बिजली की झटका दे सकती है। और ये बीपीएससी प्री री एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया सवाल है। इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी विद्युत दबाव समान होता है वोल्टेज में।
वोल्टेज में समान होता है। एसी परिपथ में धारा की दिशा बताइएगा। एसी परिपथ में आईएएस का क्वेश्चन है, याद रहे। एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है वो पल से पल में बदलती रहती है। धारा की दिशा निम्नलिखित में से वेक्टर राशि बताइएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर राशि है। वैद्युत अपघटन में धारा की प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण। आयन के कारण धारा की प्रवाह होता है। छोटे छोटे कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यही आयन कहलाते हैं। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, रेशम ऋणात्मक होता है और कांच के छड़ धनात्मक होता है। कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, साथ ही साथ दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और निर्वात के पैरावैद्युतशीलता ई नोट पर निर्भर करती है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी राइट है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर जाकर खत्म होती है। हमेशा धनावेश से शुरू होगी, याद रखिएगा, और ऋण आवेश पर जाके खत्म होती है। यानी तीर का निशान हम कुछ इस प्रकार से देते हैं, याद रहे। अगला सवाल है कि विद्युत धारा एक डैश राशि है, तो ये अदिश राशि है। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एमवीवीआई क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सर विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र क्या है? एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। ये भी सवाल है, और समान एवं भिन्न होती है, याद रहिए। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। एक परिपथ है और उसके जंक्शन है, याद रखिएगा, ये मान लीजिए जंक्शन है, और इस पर जो है सभी धाराओं का योग क्या है? 0 है। ठीक है। किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग पर प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर है। तो इनको डैश कहेंगे, इनको हम लोग किरचॉफ का नियम कहेंगे। किरचॉफ का नियम कहता है चाहे ये जंक्शन पर कितना ही धारा क्यों न आ जाए, इसका गुणनफल योगफल क्या होगा? बीजगणितीय योग हमेशा ही 0 ही होगा। क्योंकि मान लीजिए एक धारा इधर से आया, ठीक है, मान लीजिए ये जंक्शन है, और एक इधर से निकल ही गया, एक आया एक गया, फिर से एक इधर से आया प्यारे बच्चों, और एक इधर से निकल गया, यानी टोटल यहाँ पे बीजगणितीय योग क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, याद रहे। तो ये सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और ये जो है किरचॉफ का नियम है। आप लोगों ने यहाँ पे 12th लेक्चर्स में, यानी 12th वाले क्लास में आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा होगा। किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित है, याद रहे। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर है और इसको हम लोग वोल्ट मीटर में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऋणी में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। द्विक परलवी यहाँ पे कम्यूटर का उपयोग जो है, द्विक रिवर्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, काफ़ी जटिल नेम है, डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो डीसी यहाँ पे मोटर और डीसी जनरेटर दोनों, याद रहे। धारिता एक राशि है। धारिता जो है, याद रखिएगा, अदिश राशि है। 100 नंबर सवाल है कि सर किसी चालक में चार्ज की गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं? तो ये विद्युत धारा कहते हैं। क्या आप उसको बोलते हैं? विद्युत धारा। 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूनतम तार का रंग होगा, तो ये काला होगा। अगला सवाल है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान यहाँ पे इसका मान पूछा गया है, याद रहे, ये 8 ओम होगा। क्या होगा यहाँ पे? 8 ओम होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो ये उपयुक्त में से सभी विद्युत घंटी, गैल्वेनोमीटर और मीटर। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने रहें, इसके अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या होगा? तो ये डीसी है। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय रूप क्या होता है? आने वाले करंट और जाने वाले करंट का विगणितीय योग शून्य होता है, जैसा कि किरचॉफ का नियम बताता है, और आप लोगों ने समझ भी गया होगा। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय यानी ईएमएफ का विगणितीय योग शून्य होता है। आवेशित परमाणु कहलाता है, ये आयन कहलाता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये सभी के रूप में हम कर सकते हैं। वोल्टता को धारा के गुणा करके, वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध को विभाजित करके, और वर्ग के धारा को प्रतिरोध से यहाँ पे रेजिस्टेंस से गुणा करके।
और ये लास्ट 110 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक दिशा में संचलन करती है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 110 सवालों का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने कर लिया है, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर याद कर लेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। और पिछले लेक्चर्स में भी हमने ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा किया, वो भी आप ज़रूर देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर्स आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।